ऑनरेबल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आज बाकायदा हल्फ उठा लिया और क्या कैसा देख रहे हैं आप डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ और ख़ास तौर पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेस भी बन जाएंगे तो अब आम आदमी को यकीनन जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ बेहतरी या चीज़ तब्दीली आती है तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी नज़र आता है। तो आपको ओवरऑल जुडिशरी में लग रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ चलेंगी? बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। मैं पर्सनली याहिया अफरीदी साहब के कोर्ट में कई मरतबा अपीयर हो चुका हूँ और बड़ा एक तहम्मुल वाला, बड़ा सुनने वाला, बहुत सारे जजेस ये होता ना कि वो जल्दी जल्दी वकीलों को सुनता नहीं है, ये बड़ा तहम्मुल वाला, सुनने वाला बंदा है। और इसकी पहली ऑर्डर से जो कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को शामिल किया तो इससे लग रहा है कि वो अपने ब्रदर जजेस को भी साथ लेके चलेंगे। लेकिन वो मुझे एक जुमला याद आ रहा है किसी उसका कि लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या मुनीब अख्तर साहब चलेंगे, क्योंकि इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सदाकती ऑर्डिनेंस को ये कह के मुस्तरद किए कि इसको फुल कोर्ट के सामने लाओ, फिर जो फुल कोर्ट फैसला करेगा तब उसको करेंगे। और मैं इस कमेटी में शामिल नहीं होऊंगा जस्टिस मुनीब अख्तर को क्या आखिरी जो कल परसों जो उन्होंने खत लिखा और उस खत में ना उन्होंने सिर्फ बड़ी सख्त अल्फाज कही बल्कि गद्दारी के भी अल्फाज अदा किए चीफ जस्टिस के बारे में। अब अगर मैं या बसरा साहब या हमारे गरीदा फारूकी साहब कोई सारा अल्फाज के तो 2 मिनट में तूने अदालत का नोटिस पहुंच जाएगा। तो एक सीनियर तूने जज अपने चीफ जस्टिस यानी उस दिन तो चीफ जस्टिस था उसके बारे में जो खत लिखा वो इंतहाई तौहीन-आमीज़ है। लेकिन आज बाकायदा जो पहला ऑर्डर था कादिर खान मंदोखेल साहब जो आज पहला और नोटिफिकेशन जो जारी हुआ वो तो यही था कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब का नाम शामिल कर दिया है। तो वो प्रोबेबली मंसूर अली शाह साहब अब इस पर शायद राजी हो जाएंगे और यही बात की है जब मुनीब अख्तर का भी नाम आ गया। मेरी जुमला अगर पूरा सुन ले, मैंने यही कहा, आपका ध्यान कहीं और था मेरे ख्याल में, मैंने यही कहा कि जिस ऑर्डिनेंस के तहत ये कानून बना था और जिसके तहत ये कमेटी बनी थी, जिस कमेटी में मुनीब अख्तर साहब को निकाला गया, उन्होंने कहा कि इस ऑर्डिनेंस को मैं मानता ही नहीं जब तक फुल कोर्ट इसके ऊपर फैसला नहीं करेगी। और फिर ये अचानक उम्रे पे जाना, उम्रा यकीनन ऐसा है कि वो आगे पीछे होता है, कोई जज हज का सीजन तो नहीं होता है कि फिक्स डेट होता है। और फिर उसके साथ साथ परसों वाले प्रोग्राम में भी शामिल नहीं था और आज वाले में भी शामिल नहीं था। कल ये तो कहेंगे कि मैं उम्रे पे चले गए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शामिल नहीं थे। वैसे बिल्कुल कादिर खान मंदोखेल साहब, अब इत्तलात ये आ रही हैं कि शायद एक नया बिल पेश किया करने जा रहे हैं और वो मंगल को शायद आएगा और उसमें ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इसमें मजीद तरमीम करके इसको बाकायदा है, क्योंकि अभी तो ऑर्डिनेंस है और दूसरा जजेस की ऑनरेबल जजेस की तादाद के हवाले से भी कोई बिल आ रहा है कि उनको भी बढ़ाया जाएगा। तो हो सकता है उसमें जो अभी जब तरमीम आएगी तो वो काबिल कबूल हो मंसूर अली शाह साहब को। मेरा ख्याल में वो ज्यादा काबिल कबूल नहीं होगा। गरीदा साहबा मेरी बात की तस्दीक करेंगी कि इससे पहले ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है इसमें अरकान की तादाद 5 रखी गई है, बाद में इसको 3 रखा गया। तो आप कहते हैं कि मजीद उसको काबिल कबूल होगा, मैं कहता हूं हो सकता है ये वाला काबिल कबूल हो, अगला वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ये तजवीज थी कि 5 जजेस जो है ना फैसला करेंगे, जो मोस्ट नहीं आ रहा है। सही, लेकिन देखें सबसे बड़ा कादिर खान मंदोखेल साहब जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है वो यही है कि पाकिस्तान 3rd वर्स्ट कंट्री फॉर लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी और ये है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के तहत और पाकिस्तान को 129th रैंक किया गया आउट ऑफ 142 नेशंस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब ना सिर्फ ऑनरेबल चीफ जस्टिस के लिए बल्कि पूरी जुडिशरी के लिए। देखिए पहले से कहता आ रहा था और इसकी मेन वजह ये कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट था वो शफाफ तरीके से नहीं हो रहा था। मैंने प्रैक्टिकली 2021 में पीटीआई के दौर में एक बिल जमा किया था कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात नस्ल जबान पूछते हो, एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट क्यों लेते, यानी एक फर्द वाहिद
सुबह का चीफ जस्टिस अपने चैम्बर के लोगों को, भांजे भतीजों को और इस तरह के वो आप अपॉइंटमेंट करते हो। और वो पार्लियामेंट की कमेटी तो रबर स्टैम्प थी 19वीं तरमीम के तहत, तो ये शफाफ तरीका नहीं था। इस वजह से आप दुनिया में 129 या 141 नंबर पर ये जुडिशल सिस्टम हमारा है। और मैं आपको दावे से कहूंगा आज भी लोअर जुडिशरी मजिस्ट्रेट से लेकर सेशन कोर्ट तक आज भी इंसाफ मिल रहा है, आज भी आपकी सुनाई हो जाती है। मगर उसके ऊपर हाई कोर्ट में अल्लाह माफी दे दे, मैं आपको 1000 मिसालें दे सकता हूं कि वो नहीं सुनते हैं। मुझे याद नहीं है, मुझे 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक, कि एक भी सिविल सूट हाई कोर्ट में एविडेंस चलाओ, यानी हेयरिंग करते हैं, उसके बाद जाके रिटायर्ड जजों को या कमीशन जिसको वकील कहता है उसको अपॉइंट कर, यानी क्लाइंट को, यानी आम जो लोग सालीन है, पहले वकील को फीस देनी पड़ती है, उसके बाद जाके पर एविडेंस जो है ना वो 5-10 हजार रुपए वो एविडेंस के लिए, यानी जो कमिश्नर अपॉइंट होता है उसको देता है। तो मैं ये समझ लो, मैं आपको एक और मिसाल दूं, मैंने एक सिविल सूट दाखिल किया और उस जब नोटिस हुआ, नोटिस के बाद 4 साल 4 महीने बाद जब बारी आई है तो मेरा वकील 5 मिनट इधर उधर हो गया दूसरे केस में, तो वो डिसमिस कर दिया उन्होंने। तो मैं ये समझ रहा हूँ, इस तरह हजारों में आपको मिसालें दे सकता हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारी जुडिशरी, बिल्कुल बिल्कुल आपका ख्याल है कादिर खान मंदोखेल साहब, जो मैं समझ पा रहा हूं, कादिर खान मंदोखेल साहब सही, बिल्कुल सही। कादिर खान मंदोखेल साहब, जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि 126वीं आईनी तरमीम के बाद, 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये जो वर्ल्ड जो जस्टिस की जो रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, उसमें कोई बेहतरी आएगी। कादिर खान मंदोखेल साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब सख्त मुखालिफ, राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ खदोखाल बताए जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स का भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मखसूस इलाकों के लिए होनी चाहिए और उन्हीं के लिए होगी और वो किसी लीडर के खिलाफ नहीं होगी, सिविलियंस के खिलाफ नहीं होगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा MQM की जो थी तरमीम जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट फंड्स जाने चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है? लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो आउटराइटली कह दिया कि हम सुन रहे हैं कोई 27वीं तरमीम की बात चल रही है, लेकिन ये अब नहीं होने देंगे हम। कादिर खान मंदोखेल साहब, देखिए ज़मीर हुसैन साहब, आप MQM की बात करें, ये मखबरों का टोला है और ये जिस रास्ते से आया है, इनकी अपनी वीडियो लीक हो गई है गवर्नर सिंध की और मुस्तफ़ा कमाल साहब की कि हम किस जाली तरीके से आए, वो तो उसके बाद। अब बात ये कि वो कहता है बल्दियाती निज़ाम इस वक्त कंप्लीट पूरा सिंध में पीपल्स पार्टी के पास है, ठीक है। अब जब कंप्लीट उनके पास है तो इख्तियारात वो किसके लिए मांग रहे हैं? अपना तो उनका एक काउंसलर भी नहीं है, न एक यूसी नाजिम है। साथ साथ ये मुतालबा कर रहे हैं कि वफाक डायरेक्ट बल्दियाती अदारों को फंड दे। तो ये सुबह फिर किस खेत की मूली हो जाती है? तो ये बचकाना, ये साजिशाना और ये इसी तरह आपस में कौमों को लड़वाने वाला जो फार्मूला है वो कभी कबूल नहीं होगा। न कभी पीपल्स पार्टी, मैं बगैर पूछे आपको बता रहा हूं, पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस वजह से आप मुझे बताओ, कॉमन सेंस की बात है, चलो ले हमारा सूबा छोड़िए, बलूचिस्तान छोड़िए, पंजाब का या खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को किसी डायरेक्ट किसी यूसी चेयरमैन को वफाक फंड करेगा तो सूबे की क्या हैसियत रह जाएगी? तो ये तो आप जहन से निकाल दे, कुछ नहीं होने वाला है। ना इसको पीपल्स पार्टी बल्कि कोई पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि नहीं, लेकिन कादिर खान मंदोखेल साहब, अगर MQM को इसी बात पे मनाया गया था 26वीं आईनी तरमीम के लिए कि आपकी तरमीम जो है वो अगली आईनी तरमीम में शामिल करेंगे, तो फिर आपको नहीं लगता कि PMLN जो है वो जरा थोड़ी सी मतलब परेशान हो जाएगी? अच्छा, अगर MQM को ना मनाते फिर क्या करते वो फिर भी वोट डालते। वो जो उनको हुक्म मिला है जिस चैनल से वो है वो तो डालना ही था वोट उन्होंने। आप छोड़े ना MQM चमकेंगे, हम पिछले 35 साल से उनको भुगत रहे, इनकी कत्ल गारत की और इनकी लाशों की सियासत और अब तो ये हुआ मेरे हल्के में मुस्तफ़ा कमाल साहब को जिस तरह मुखबर खास को लिया है। अब एक वहां स्कीम में मंजूर करता हूं, आगे से इनके लोग खड़े हो जाते, जी मुस्तफ़ा कमाल का शुक्रिया, इतने झूठे फरेबी। कल मैं जा रहा हूं पठान कॉलोनी में, जिस वाटर स्कीम का मैंने मंजूरी ली है उस पे जाके अपनी तख्ती लगा के लोग कर रहे हैं। तो ये झूठे लोग हैं, ये फरेबी लोग हैं, ये जिस चैनल से आए उसी तनख्वाह पे काम करेंगे, इनको कुछ नहीं मिलने वाला।